ठीक है। पिछले एक और सवाल, जिस तरीके से आप कल का दिन और आज का दिन कैसे देखते हैं आलोक जी? देखिए, इनका 83 मुद्दों पर सहमति बनी है, 83 बिंदुओं पर। और जो हमारे इसके पहले जो वक्ता कह रहे थे, उनका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है। लोकतंत्र में संवाद की जगह है, लेकिन हमारे घर में कहावत की तर्क की जगह है, कुतर्क की नहीं। इसलिए भारत विरोधी ऐसे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं जो कुतर्क करते हैं, संवाद नहीं। तो इसलिए भारत सरकार को तय करना है किसका जवाब देना है और किसका नहीं। ये अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जैसे देश की हित की बात होगी वैसा कृत्य भारत सरकार करे। रही बात है कि मोदी जी जननायक ही चुनाव से पता चलता है। अच्छा, आप सहमत हैं सर? करने से नहीं जी। प्रोफेसर साहब ने जिसके पंडित जी जो कह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जननायक थे और अटल बिहारी वाजपेयी भी जननायक थे और हमारे लाल बहादुर शास्त्री सबसे बड़े जननायक थे। हमारे देश में केवल जननायक ही जीत के आए हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कोई जीत के आया है। राजीव गांधी 400 से ऊपर सीट जीत के आए थे। इंदिरा गांधी भी 370 सीट जीत के आई थी। तो जननायक समय समय में बदलते। हमारे देश में केवल ही महान व्यक्ति हुए हैं। हमारे देश में कोई खराब व्यक्ति नहीं हुआ है, एक आध दो को छोड़। मुझे लगता है कि आज कम से कम सरकार की घुमा के भी आलोचना करने से थोड़ा बचना चाहिए। आलोचना कर रहा हूँ, आलोचना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक उपलब्धि है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है और अटल जी ने आगे बढ़ाई है, मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। कल हो सकता है कोई और आगे बढ़ाए। आप सही कह रहे हैं। अब मैं बोल लूं सर, अब मेरा समय ऐसा है, आपकी अनुमति आलोक जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर जी के विचारों का संविधान का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है। आज आप गौर से देखिए, आई की जगह वी हो गया है। भारत की प्रेमबल संपूर्ण विश्व मानेगी। अब वी द पीपुल ऑफ इंडिया से जो शुरू होता है भारत की प्रस्तावना, वी द पीपुल ऑफ वर्ल्ड कर दीजिए। इसमें भारत के संविधान का आर्टिकल 19 संपूर्ण विश्व स्वीकार कर रहा है। इसमें भारत के संविधान का आर्टिकल 25 संपूर्ण विश्व स्वीकार कर रहा है। जस्टिस की बात संपूर्ण विश्व स्वीकार कर रहा है। संप्रभुता की बात संपूर्ण विश्व स्वीकार कर रहा है। तो भारत के संविधान का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है। ये समझिए, ये छोटी घटना नहीं है। भारत ने कहा कि हम संप्रभुता की बात करेंगे, तो जवाहरलाल नेहरू बी आर अम्बेडकर जी की देन है भारत की प्रस्तावना को। तो इसलिए डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। इसलिए आप बेटा ये मानिए कि ये एक वैश्विक सफलता है कि संपूर्ण विश्व वैचारिक रूप से भारत के पीछे चलने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि जो भारत के विचार हैं, भारतीय संविधान के विचार हैं, यानी विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है भारत। आलोक जी, आपको मेरी बात मिल रही है सर? अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, अखिल जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं पांडे जी से ये कहना चाह रहा हूँ, आपने इंडिया और भारत में झगड़ा करा दिया। अरे इंडिया जो है वो हमारी माँ है और भारत भी हमारी माँ है, हिंदुस्तान भी हमारी माँ है। आप इंडिया भारत में झगड़ा मत कराइए। इंडिया और भारत दोनों एक ही हैं। झगड़ा संविधान के हिस्से है। आप झगड़े की बात कर रहे हैं। अगर भारत का प्रयोग हो रहा है तो इंडिया का अपमान कैसे है? आप बता दीजिए मुझे कहां से गलत। हम ये नहीं कह रहे अपमान है। अरे इंडिया और भारत एक ही चीज है भाई। आपका घर का नाम कुछ और होगा, यहाँ नाम कुछ और है। बिल्कुल। लेकिन अखिल स्वामी जी, अब जनता के कुछ ऐसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जनता भी ये कह रही है कि भाई भारत हमारा एक खुद का नाम है, पुराना नाम है, तो भारत हमें बोलना चाहिए, हमें गर्व महसूस होता है भारत बोलने पर। इंडिया तो अंग्रेजों ने नाम दिया था इंडिया। तो जनता हो या फिर कुछ ऐसे बॉलीवुड स्टार्स है वो भी यही कह रहे हैं, कुछ खिलाड़ी वो भी यही बात कह रहे हैं कि आपको गर्व महसूस होता है भारत बोलने पर। संविधान भी यही कह रहा है, इंडिया दैट इज भारत। जिसे मनाए इंडिया कहे, जिसे मनाए भारत कहे, क्या परेशानी है? तो आपको अब ये भारत इंडिया में झगड़ा कराने की क्या तो उसमें क्या हो गया है? अरे इंडिया दैट इज भारत। चलिए सर, ये लड़ाई सर चलती रहेगी, ठीक है। वो तो पूरे विश्व को ये जता दिया है कि ये महात्मा गांधी का और बुद्ध का और महावीर का देश है। इसमें बिल्कुल अखिल जी, लेकिन आलोक जी की जो स्माइल है ना, वो ये शायद कहने की कोशिश कर रही है कि वो शायद थोड़े बहुत सहमत नहीं है वो आपसे। आलोक जी, एक्चुअली मैं समझ पा रही हूँ फैमिली की बात में ये लगता है कि 195 देशों में से अगर 193 की लगभग सहमति हो तो फैमिली ही कहेंगे। रह के बाद रसिया अपने आंतरिक कारणों से नहीं आया। वो ऐसा नहीं कि वो हमारी वन फैमिली का हिस्सा नहीं है। रह के बाद तेल सस्ते दे देंगे तो सबको थोड़ी सी पुरानी जानकारी है। रसिया ने तेल का रेट बढ़ा दिया घुमा करके, और हमने रसिया की जगह पर अरब देशों से तेल लेना फिर से ज्यादा शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि रसिया ने जो माल ढुलाई है उसमें बड़ी मात्रा में रेट ज्यादा बढ़ा दी है। तो हर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेशन फर्स्ट की कॉन्सेप्ट चलता है। जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उसमें म्यूचुअल बेनिफिट निर्भर करता है।
तो इसलिए रसिया ने तेल के रेट बढ़ा दिए हैं और भारत ने तेल कम करना कर दिया है कि बस चाइना की। अब अगर चाइना नहीं आता है, ये भारत की फेल्योर नहीं है, ये चाइना की फेल्योर है कि वो विश्व बिरादरी से अपना मुंह छुपा रहा है। इतनी बड़ी जीडीपी है तो क्यों नहीं है, ऐसा कारण बताते कि इसलिए नहीं आए। आप जहां तक मेरे पास आपको उसकी जानकारी जो सूत्रों द्वारा ये है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट थे उनकी पर्सनल कुछ डिमांड थी, जिससे पर्सनल मीटिंग थी, बड़ी मीटिंग थी और कुछ ऐसी डिमांड थी जो मानी जा उनकी। भारत सरकार ने उन मांगों को मानने से मना कर दिया। उसके बाद उसने एक जो है नक्शा जारी किया और भारत को आसानी करने की कोशिश की। तो वो दिन अब खत्म हो गए हैं कि चाइना दुनिया के दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, पांचवी है और तीसरी होने वाले हैं। अखिल जी चलिए एक छोटा सा रिएक्शन देना चाहते हैं अखिल जी आपकी इस बात पर। आलोक जी से ये जानना चाहता हूँ कि हमारा चीन से आयात बढ़ता क्यों जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन क्यों हो गया है। हम तो देखिए चीनी छारा नहीं खरीदते, देश में आयात क्यों $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया है। जी मैं बताता हूँ, उसका कारण ये है कि पिछले 2004 से 14 तक कांग्रेस ने एक MOU साइन किया था, जिससे भारत के जितने भी उद्योग धंधे हैं उनको खत्म करके डंपिंग यार्ड बना दिया गया था। अचानक नहीं खत्म हो सकती है वो निर्भरता, जैसे जैसे मजबूत होंगे वो निर्भरता खत्म होती जाती। आज तक कोई नहीं बता पाया कि कांग्रेस पार्टी और चाइना की सरकार के बीच में क्या MOU साइन हुआ था। आप जरा MOU बता दीजिए। चलिए आपको रोकना चाहती हूँ आलोक जी। और देखिए रूस आया ना ही यहाँ पर चीन आया, कुछ कमी रही है हमारी तरफ से, क्या आप इसे मानते हैं? रूस की बात तो मैं इतनी बार कह चुका हूँ सर, बार बार दोहरा रहे हैं। उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, वो रह ही नहीं सकते एक जगह पर, नहीं आ रहे इंडिया। वो इतनी लंबी हवाई यात्रा करने में उनके जान को खतरा है, तो इसलिए रसिया संबंध अच्छे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा चीन का बता दीजिए, चीन क्यों नहीं आया, क्या हम नाकाम रहे हैं इसको बुलाने में? अच्छा ये बताओ, शादी में फूफा नाराज रहते हैं, कहते हैं नहीं आते हैं, तो क्या हमारी फेल्योर फूफा के नारने पर? फूफा नहीं आते, कहते फूफा है, कहते चाचा तो एक शादी में नाराज पक्का होते हैं। तो जो हमने पूरा ऑर्गेनाइज किया मैटर, शादी में जो व्यवस्था करी, वो एक फूफा के नाराज होने पर वो सारा जो ऑर्गेनाइजेशन वो फेल हो गया। ऐसा तो नहीं होता है ना। ये चाइना की अपनी समस्या को नहीं आया, हमने क्या इन्विटेशन नहीं किया। चाइना की समस्या ये है कि वो एशिया में भारत को स्पेस देना ही नहीं चाहता। चाइना का ग्लोबल टाइम्स आज भी मजाक उड़ा रहा है, वन बेल्ट वन रोड की बात कर रहा है चाइना। हमने उसके बदले में दूसरी व्यवस्था जब लेकर के आए, जब हम यहाँ से सऊदी अरब और यूएई को यूरोप से और अमेरिका से जोड़ेंगे, नई रूट हम बनाने जा रहे हैं, इसको लेके ग्लोबल टाइम्स भी हंस रहा है और ये कह रहा है कि भारत पश्चिमी देशों की गोद में जाके बैठ गया है। तुम्हारे साथ अगर हम नीचे दर्जे में बने रहे तो आप सहमत हैं? अगर हम आपके पैरेलल कोई व्यवस्था खड़ी करें, ठीक है, राहुल गांधी ने यूरोप में जाकर के क्या कहा, कुछ अपने एक एंटी भारत विरोधी ग्रुप के बीच में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि देखिए चाइना की वन बेल्ट वन रोड तो बहुत अच्छी है, और 2 मिनट तक चाइना की तारीफ करते रहे और बाद में कहा भारत के पास तो ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। अब भारत एक ऑब्जेक्टिव लेके आ गया, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का काट लेकर के आ गया, तो भी राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया कि नहीं ये बहुत अच्छा प्रयास है, कम से कम वन बेल्ट वन रोड के बदले में हम पैरेलल खड़े तो हो रहे हैं, जिसमें अमेरिका भारत की प्रमुख भूमिका होगी। इसके साथ हम जब यूएई और सऊदी अरब से जुड़ेंगे, समुद्र के माध्यम से, रेल के माध्यम से, बंदरगाहों के माध्यम से कनेक्टिविटी करेंगे, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी हमारी कनेक्टिविटी बहुत तेज बढ़ेगी उसमें। तो जो अफ्रीका के साथ हमारा ज्योग्राफिकल दूरी है, लेकिन जो हजारों सालों से हमारी इमोशनल कनेक्ट है, उसको भी हम तेज करने जा रहे हैं। बिल्कुल जाहिर है आलोक जी, अब वो हम भारत नहीं रहे बल्कि हम नया भारत हैं और एक मजबूत भारत हैं जिसके आगे हम नहीं झुकेंगे। अगर कोई आदर सम्मान करेगा तो उसे हाथ होकर उसका नमन भी करेंगे, उसका स्वागत भी करेंगे, लेकिन जो आंख दिखाएगा तो उसको आंख निकालने का दम भी भात रखता है। ठीक है, अफरोज साहब की बात का मैं समर्थन करता हूं। देखिए एक्चुअली ये है कि मैं सर की बात पे अब सीनियर है, क्या कहूं, देश काल परिस्थिति में सेना को यंग होना जरूरी है। हमारी औसत सेना उतनी यंग नहीं है, उसको यंग करना है। हमारे पास और विकल्प बेरोजगार देने के लिए, तो जब सेना की औसत आयु को घटाना, तो हम कैसे घटाएं औसत आयु को? तो फैक्ट्स को तोड़े मरोड़े नहीं, ये देश की सुरक्षा को बेटर है। इसलिए सर आप बहुत सीधे, आपका मुझे सम्मान है, लेकिन इस तरह की बात न करें जिससे देश की सुरक्षा को वो चीजें सही ना हो। ले लीजिए अग्निवीर पे, ब्रिगेडियर साहब से पूछिए अग्निवीर अच्छा है खराब है?
चलिए ठीक है सर, माफी चाहती हूँ, मेरे पास बहुत कम